जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे हम पिछली वीडियो में हमने आपकी कक्षा 10वीं की किसी किताब की कविता पढ़ी थी, यह धनतृत मुस्कान, जिसको कवि नागार्जुन जी ने लिखा था। उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। कवि नागार्जुन जी के साहित्यिक जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, हर बिंदु के ऊपर मैंने प्रकाश डाला था। उसके बाद मैंने आपको यह धनतृत मुस्कान नामक शीर्षक कविता जो है वो पढ़ाई थी। मैं उम्मीद करूंगा कि वो आपको अच्छे से समझ आई होगी और उसका थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से पुनरावृत्ति करूंगा कि यह धनतृत मुस्कान, ये जो नामक शीर्षक कविता थी, यह एक छोटे से बच्चे के ऊपर आधारित है, जो कि कवि का अपना बच्चा है। आपने देखा, आपने सुना था, आपने पढ़ा था कि हमारे जो कवि हैं वो घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, वो घूमते रहते हैं और कई दिनों के बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं। इस बार जब वो घर आए तो उनका बच्चा जो था, पुत्र जो था, वो पैदा हो चुका था। तो जब वह उनसे पहली बार मिले तो उस समय उस बच्चे के जो दूध के दांत थे, नए दांत जो थे, छोटे छोटे दांत, प्यारे प्यारे दांत, वो निकल आए थे। और उन दांतों से जो बच्चा अपने पिता को देख के मुस्कुराता है, जैसे वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, तो उसके वो मोतियों की तरह चमकते हुए दांत जो है वो उसके पिता को बड़े ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही आकर्षक लगते हैं। और वो छवि जो है उस बच्चे की, वो कवि के मन मस्तिष्क में छा जाती है और कवि के ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है कि कवि जो है वो यह कविता लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। और कवि महोदय जो है वो यह रचना कर देते हैं जिसका शीर्षक है यह धनतृत मुस्कान। अब यह धनतृत मुस्कान, यह दंतृत, मैंने आपको पहले ही बताया कि दंतृत जो नए दांत उग रहे हैं, अभी वो पूरे नहीं आए परंतु वो स्पष्ट दिख रहे हैं, तो उस मुस्कान को कहा है। ऐसे भी आपने देखा कि जिस व्यक्ति के दांत होते हैं और जब वो मुस्कुराता है तो उसके दांतों की छवि जो जैसे आसमान में घने बादलों के बीच जो वो मानो बिजली सी चमक के समान होता है, दांत जो वो ऐसे चमकते हैं। तो उस बच्चे के छोटे छोटे दांत भी, क्योंकि वो हंसी जो थी वो कोई बनावटी हंसी नहीं थी, वो एक अपनेपन की हंसी थी, एक मुस्कुराहट थी। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई रिश्ता जो था बच्चा उस व्यक्ति से जान रहा था और वास्तव में भी उनका रिश्ता था कि वो उसका बाप था, उसका पिता था। इसलिए वो अपनेपन की एक हंसी थी, एक मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो प्रायों को भी अपना बना लेती। और बच्चों की मुस्कुराहट होती ही ऐसी है, बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो कवि ने भी स्वयं कहा है कि पहली नजर में जब मैंने तेरे को देखा तो ये पत्थर हृदय कहा उसने, पाषाण हृदय कहा अपने आप को, क्योंकि अभी तक वो किसी के ऊपर इतना ज्यादा आकर्षित नहीं हुआ था, उसके मन के ऊपर कोई छाया नहीं था। आज पहली बार कोई उसका अपना उसके मन के ऊपर जो था वो छा रहा था, उसके दिल के ऊपर अपना कब्जा कर रहा था, उसका दिल जो था वो अपने हाथों से निकला जा रहा था। किसके लिए? उस नन्हे से प्यारे से बच्चे, छोटे से बच्चे की दंतृत मुस्कान के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये इस कविता का सार था। मैंने पहले भी आपको सरलार समझा दिया है, फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात रह जाएगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो पूछ सकते हैं। और आज जो हम इसी के साथ नागार्जुन जी की जो दूसरी हमारी कविता है फसल, उसको पढ़ने जा रहे हैं। फसल एक प्राकृतिक से ओतप्रोत, प्रकृति से ओतप्रोत, हमारे जीवन से जुड़ी हुई कविता है। जिस प्रकार यह धनतृत मुस्कान हमारे जीवन से जुड़ी हुई कविता थी। हम भी कभी छोटे थे, आप भी छोटे हैं बचपन में, जब हम भी छोटे उस बच्चे के समान थे। हो सकता है हमारे पिता के अंदर भी ऐसी भावना आई हो, ऐसा अनुभव उन्होंने किया हो, ऐसा रसा स्वादन उन्होंने भी किया हो, परंतु उनके पास पंक्तियां नहीं होगी, वो कभी नहीं गए होंगे। परंतु नागार्जुन जी ने सभी पिता के लिए इस कविता की रचना की है। ऐसे भी कहते हैं कि पिता जो है वो स्वभाव का थोड़ा सा कठोर होता है माँ की तुलना में। माता के अंचल पाठ में आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये पढ़ा था। परंतु यहाँ कवि नागार्जुन जी ने श्री पूजन साहेब जी की इस रचना को भी सार्थक सिद्ध कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फसल। फसल हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। फसल आप जानते हैं, हम खेत खलिहानों में उगाते हैं, कई प्रकार की फसलें होती हैं। जैसे आजकल हम मक्की है, धान है,
तिल है, सरसों है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब चीजें मिलकर जो को फसल कहलाती है, जिनसे हमें अनाज मिलता है, जिनसे हमें खाने की सामग्री मिलती है और जिनको हम किसी विशेष वातावरण में बीजते हैं। ऐसे तो पूरा साल भी हमारे पास पेड़ पौधे हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें फल के रूप में, सब्जी के रूप में कुछ न कुछ देती रहती है, परंतु ये फसल एक खास किस्म की होती है जिसको हम खेतों में बीजते हैं। और ये फसल क्रम जो आप सोशल साइंस में और साइंस में जो आप भली भांति पढ़ते हैं कि फसल चक्र आपने पढ़ा होगा, फसलों के विभिन्न रूपों के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिट्टियों के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से जुड़ी हुई ये कविता है फसल, जिसका नाम उन्होंने रखा है। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। अब मैंने आपको कई बार ये बात कहने की कोशिश की है कि बेटे, जो भी हम हिंदी में पाठ पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, रिपोर्टार्थ पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो अन्यथा नहीं होते हैं। उनका कोई ना कोई संदेश जो है हमारे जीवन में होता है, चाहे वो सामाजिक रूप में है, चाहे राजनीतिक रूप में है, चाहे किसी भी रूप में है, वो कोई ना कोई गुण जो है वो हमें कोई ना कोई लाभ जो हमें देकर जाती है। फर्क इतना ही कि हम उस कविता को, उस पाठ को, उस कहानी को, उस उपन्यास को कितना हम समझ पाते हैं। तो ये कविताएं, ये पाठ हिंदी में जो भी साहित्य में होता है ये निरर्थक नहीं होता है, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है और अर्थ के अंदर कोई ना कोई संदेश जो हमें छुपा होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने यह दंतऋत मुस्कान कविता पढ़ी, इसका संदेश क्या है? एक पिता का अपने पुत्र के प्रति लगाव। एक पत्थर हृदय मनुष्य किस प्रकार बच्चे के आगे आकर जो वो पिघल जाता है, जल की धारा बन जाता है। पहले वो बर्फ के टुकड़े के समान ठोस अवस्था में था, पत्थर के समान सख्त था, नहीं टूटने वाला था, परंतु जैसे ही उसने अपनी दंतृत मुस्कान देखी अपने बच्चे की, वो पानी की तरह, मोम की तरह पिघलने लग पड़ा और तरल अवस्था में पहुंच गया। मतलब कि बच्चे की उस छवि को देखकर जो है उसके मन में प्रेम भाव जो वो उत्पन्न हो गया। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है। यहाँ फसल कविता से हमें पहला संदेश क्या मिलता है कि ये भारत देश जो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आज भी 70 से 80% जो जनसंख्या है वो खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर करती है। हालांकि कितना विकास हमारे देश ने कर लिया है, परंतु फिर भी आज भी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हमारा प्यारा किसान है, जो खुद भूखा रह करके, फटे कपड़े पहन करके जो वो हमारे लिए अन्न उगाता है। आज देखो चीन और भारत जो वो लड़ाई के लिए आमने सामने है, तो उनके लिए जो अनाज मिल रहा है वो कौन पैदा कर रहा है? वो एक किसान पैदा कर रहा है। वही किसान के द्वारा उगाया गया अनाज हमारी सरहदों के ऊपर हमारे देशभक्त सैनिक, वो महान भारत माता के सपूत खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि किसान का हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है। इस किसान जीवन का हमारे देश में सबसे बड़ा महत्व है और अग्रणी भूमिका हमारे देश में किसान निभाता है। इसलिए बिहार राज्य भी हमारा अन्न पैदा करने में सर्वोच्च राज्य है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमारे जो कवि है वो भी बिहार से संबंध रखते हैं, दरभंगा सतलखा गांव से, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने मेरे नजदीक से इस किसान के जीवन को देखा है, फसल को देखा है, खुद अपने हाथों से बीजा है। आप बच्चे भी बीजते होंगे अपने माता पिता के साथ, कभी मक्की तो कभी गेहूं तो कभी सरसों तो कभी और कुछ चीजें बीजते होंगे। ठीक है, नहीं बीजते तो कोशिश करनी है आपने बीजने की। जो चीज आप अपने आप पैदा करोगे उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी। तो आज हम कविता पढ़ेंगे बच्चों फसल। कविता की पंक्तियां हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि
हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो देखो कितनी इस छोटी सी कविता की इन पंक्तियों में कवि ने गागर में सागर भर दिया। आपको फसल चक्र के साथ साथ मिट्टियों के बारे में, मिट्टियों का भी ज्ञान दे दिया, नदियों का भी ज्ञान दे दिया, मनुष्य की मेहनत मशक्कत का भी आपको उदाहरण दे दिया। ठीक है, तो मतलब कवि ने जो इसमें सब कुछ भर दिया है। कोई कवि ने बड़ी लंबी कविता नहीं लिखी है और साधारण सी पंक्तियों में, साधारण शब्दों में, साधारण शब्द शैली में ये कविता लिखी है और हमें अपने जीवन का आईना दिखा दिया है और हमारे देश के महान किसान जीवन का जो है वो महत्व बता दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री निर्भीक, निडर, वीर, ओजस्वी लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उसके बाद हमारे भारतवर्ष के महान सपूत, महान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये नारे उनकी अंतर चेतना के नारे थे। उन्होंने अंतर तक जाकर के इन चीजों को महसूस किया था, क्योंकि जवान के बिना हमारी सरहदें, हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अगर उन सरहदों को सुरक्षित करना है, उनको करना है तो किसान की जय होनी चाहिए, क्योंकि किसान अन्न पैदा करेगा, सरहदों के ऊपर जाएगा, जवान खाएगा, वो लड़ पाएगा दुश्मन से। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी, जो आज हमारा देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इतने बड़े मुकाम पे ऊपर पहुंच गया है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं, साइंस जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, ये हमारा एक पौराणिक महत्व है। हमारा देश प्राचीन समय में इन सब बातों में पारंगत था, आज भी है, आज फिर उसी दिशा में बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को तरफ लेते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस कविता में कवि जी ने जो है वो किसान जीवन के बारे में बताया। अब कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कि एक नदी, अब आपने देखा कि आदि मानव के बारे में आप पढ़ते हैं, आदि मानव ने सबसे पहले कहाँ बसना शुरू किया? नदियों के किनारे के ऊपर। आज जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं, वो सारे के सारे आपके नदियों के किनारे बसे हुए हैं। भारत के किसी भी महानगर को ले लो आप, वो सब के सब जो वो या तो समुद्रों के किनारे हैं या नदियों के किनारे हैं। क्यों? क्योंकि पानी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। पानी के बिना कोई भी काम जो वो संभव नहीं होता है। तो ये नदियों के ही पानी का जादू है हमारी फसल। ठीक है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब एक हाथ के, दो हाथ, खेती बाड़ी का काम जो बच्चों, वो एक आदमी के बस की बात नहीं है। उसमें पूरा परिवार लगता है, पूरा गांव लगता है, पूरा देश प्रदेश लगता है, तब जाकर के जो वो फसल का काम पूरा किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने खेतों से फसल निकालते हैं तो आप मजदूर लगाते हैं, अपने गांव वालों को बुलाते हैं, सारे लोग मिलकर जो वो काम करने लगते हैं, तो वो काम जो आपका बड़ी जल्दी जो वो हो जाता है। तो इसलिए कवि जी ने कहा है कि ये किसी एक हाथ का काम नहीं है, लाखों करोड़ों हाथों का काम है। अब भारत की आबादी आप जानते हैं 130 करोड़ से ऊपर है, तो उन सभी हाथों का, छोटे छोटे बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का उसमें बड़ा योगदान रहता है। वो अपने काम चाहे भले ही ना करें, परंतु अपने माता पिता के साथ उतली आवाज में बात करके उनकी थकान को दूर करने में अवश्य काम करते हैं। तो उनका भी योगदान है, हर किसी का योगदान है, जो कवि ने यहाँ पर हमें समझाया हुआ है। उसके बाद कहता है कि किसी एक खेत का नहीं है। ये नहीं कि मैंने खेत बीज दिए उससे सारा देश पूरा भर गया, ना से नहीं। सभी संपूर्ण भारत में छोटे छोटे खेतों का, बड़े बड़े खेतों का, सबका यहाँ महत्व जो और उसकी मिट्टी का गुणधर्म जो वो यहाँ पर बताया गया है। अलग अलग खेतों की माटी में अलग अलग फसलें पैदा होती हैं और सब वो मिलकर के जो वो इसके हमारे अनाज के भंडार को भरती हैं। तो हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म है ये। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि फसल क्या है। अब प्रश्न आता है कि फसल है क्या?
और तो कुछ भी नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब ये फसल के बारे में कवि बताया। आप देखते हैं कि फसल क्या है, उसके लिए आप देखते हैं कि पौधे, आप साइंस में आप पढ़ते हैं कि पौधों की वृद्धि कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना, एक क्रिया होती है आपकी, ऐसी प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक है, जो अपने आप होती है, जिसमें सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज पदार्थ, ये सब चीजें पौधे को चाहिए होती है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, जहां हमेशा छाया रहती है आपकी फसल, वहां अच्छी नहीं हो पाती है। तो सूर्य की किरणों का भी कवि ने इस कविता में महत्व बताया है कि फसल के लिए सूरज की किरणें भी उतनी आवश्यक है जितना कि नदियों का पानी, जितना कि हमारे हाथों की मेहनत, जितना कि मिट्टी का योगदान। अब मिट्टी में क्या है, मिट्टी में अपने आप ही पानी है, खनिज पदार्थ है, सब कुछ है। अब पौधा जो जड़ों से अपना भोजन तैयार करता है, उसके लिए सूरज की किरणें उसकी ऊपर पड़ती है, क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा है, वो सारी चीजें मिलकर के जो है वो पौधों के विकास में सहायक होती है। तो बच्चों, कवि ने जो है वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता का किया है, और इस कविता का शीर्षक जो आप था वो आपका फसल। फसल फसल आप सभी जानते हैं फसल के बारे में, मैंने आपको बड़े विस्तार से बता दी कि फसल जो वो क्या है। फसल से हमें अनाज मिलता है, अलग अलग प्रकार का अनाज जो हमें प्राप्त हो, जिसको खाकर हम अपने पेट को भरते हैं। तो ये इस कविता का सरलार्थ समझ लो, व्याख्या समझ लो, सार समझ लो, भावार्थ समझ लो, जो भी मैंने आपको समझाया यही इस कविता का जो सारांश है वो है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब जो है वो समझ आया होगा, और जहां आपको किसी चीज का पता नहीं लगेगा वहां आपने मेरे से पूछना है और इसके प्रश्न उत्तरों को करने का जो है वो प्रयास करना है। तो इसके प्रश्न उत्तर जो है, जैसे हमारी कविता थी या दंतुरित मुस्कान, बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपको मैंने कितने पहले भी समझा दिया कि इसका गहरा प्रभाव जब उसके मन के ऊपर पड़ रहा है। कवि जो है वो अपने बच्चे की छवि को देखकर, बच्चे की मुस्कान को देखकर जो वो द्रवित हो जाता है, वो पाषाण हृदय से नर्म हृदय में तब्दील हो जाता है, वो पाषाण से जल में बदल जाता है, मतलब कि उसको अपने बच्चे से अत्यधिक लगाव जो वो हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चा जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि वो स्वाभाविक मुस्कुराहट थी, इसकी अपनेपन की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो इशारों में ढूंढ रहा था कि मेरा इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। वो बनावटी हंसी नहीं थी, वो बनावटी मुस्कान नहीं थी। जबकि एक बड़ा व्यक्ति जो होता है उसकी मुस्कान में बनावटीपन हो सकता है, परंतु एक बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविक मुस्कुराहट होगी, एक अपनापन होगा। और जब हम बड़े कोई मुस्कुराता है तो उसमें कोई ना कोई जो है वो बनावट हो सकती है, वो छलावा भी हो सकता है, परंतु बच्चे की मुस्कुराहट में ऐसा नहीं हो सकता है। कवि ने बच्चे को मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसको मैंने आपको बता दिया कि कवि ने जो है वो अपने बच्चे की जो मुस्कुराहट को है वो अपने जीवन की एक अनुपम, अनूठी, अनमोल समृद्धि कहा है और माना है, और ऐसी छवि माना है जो मृतक में भी क्या कर सकती है, प्राण डाल सकती है, मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकती है। मैंने आपको कल भी पहले भी बताया था कि जब कोई व्यक्ति मरने लगा हो और उसके सामने छोटा सा बच्चा खड़ा हो जाए, वो हंस दे तो उतनी आवाज में बात कर दे, तो आदमी जो वो मरना भूल जाएगा, वो चाहेगा कि मैं 2 घड़ी और जी लूं। तो ये सब बिंबों से माध्यम से जो वो कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है। भाव स्पष्ट करने के लिए कहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, कि वो छोटी सी झोपड़ी थी, अब इतना प्यारा बच्चा, कमल के समान सुंदर बच्चा जो है वो उसकी झोपड़ी में खिला है। तो कवि मानता है कि वो तालाब, ऐसे तो कमल जो वो कहाँ खिलता है, तालाब में खिलता है, परंतु आज मेरा सौभाग्य है कि ये कमल जो वो कहाँ खिल रहा है, उसकी झोपड़ी में, उसके घर में, उसके आंगन में। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफिलिका के फूल, बांस था कि बबूल, कि उस बच्चे ने कवि के मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाल दिया। अब आपने देखा कि बबूल के
पेड़ को देखना आपने, बांस के पेड़ को देखना आपने, उनमें जो वो आसानी से हम उनको छू नहीं सकते, उनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं या सीधे तौर पे हम उनको छू नहीं सकते हैं। परंतु सेफिलिका के फूल जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो मानो कि आज बांस और बबूल से भी वो सेफिलिका के फूल जो वो झड़ने लग पड़े हैं। कहने का भाव अर्थ क्या है कि कवि ने स्वयं को अक्खड़ कहा है, ठीक है ना। उसने अपने स्वभाव को अक्खड़ रूप में व्यक्त किया है, क्योंकि वो घूमता रहता है, उसको किसी से कोई लगाव नहीं है। परंतु जब वो अपने बच्चे के सानिध्य में आता है, बच्चे के संपर्क में आता है, तो वो इन सब चीजों को, प्रेम भावना को समझता है, उसकी अनुभूति करता है और उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। यही परमानंद जो है वो सेफिलिका के फूल के समान है, सुख देने वाला। अब गुलाब का फूल होता है, नीचे कांटे लगे तब तो गुलाब आगे खिलता, तो गुलाब किसको नहीं सुंदर लगता है, ठीक है ना। तो भले ही उसके साथ कांटे हों, परंतु उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर अपनापन। अब कवि के अंदर तो वो सब चीजें छुपी हुई थी, वो किसने निकाली, उसके बच्चे ने निकाली। तो बाकी जो आप विस्तार से फिर मेरे इस अर्थ को जो मैंने समझाया वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। अगला फसल कविता के बारे में आपको समझाऊंगा, प्रश्नों के बारे में। कवि के अनुसार फसल मैंने बता दिया आपको कि जो हम खेतों में बीजते हैं, जिसके लिए पानी, सूर्य का प्रकाश, अच्छी मिट्टी, ये सब चीजें होना जो वो अनिवार्य है। और फसलें जो अलग अलग प्रकार की उगाई जाती हैं, हर मौसम की अलग अलग फसल है जो हम लोग जो प्राय अपने घरों में बीजते हैं। उसके बाद कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। वे आवश्यक तत्व जो वो कौन से हैं? आवश्यक तत्व मैंने क्या बताया आपको, जैसे हम अच्छी मिट्टी हमें चाहिए, वहां पर पानी हमें चाहिए, समुचित मात्रा में वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए, ठीक है, समय के ऊपर उसकी निराई गुड़ाई जो वो होनी चाहिए। ये सब चीजें जो मिलकर के जो वो फसल को उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों के रूप में ली जाती है। उसके साथ मेहनत, मशक्कत, ये सब चीजें वहां आ जाती है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? प्यारे बच्चों, ये सब फसलें जो हैं, जब तक हम इनकी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, इनको सिंचाई नहीं करेंगे, इनके खरपतवार को नहीं निकालेंगे, पेड़ पौधों की साफ सफाई नहीं करेंगे, काट छांट नहीं करेंगे, अपनी फसल में समय के ऊपर खाद, समय के ऊपर पानी नहीं डालेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। और ये सब कैसे होता है? मनुष्य के हाथों से होता है, मनुष्य के हाथों द्वारा जो मेहनत की जाती है। तो इसी को ही इसने गरिमा और महिमा कहा है। क्योंकि अगर मनुष्य खेतों में मेहनत ना करे, आपने उदाहरण के लिए क्या करना कि एक खेत में आपने फसल बीजने के बाद मत जाना और दूसरे खेत में आपने पूरा काम करना, देखना आपको दोनों खेतों की फसल में कितना अंतर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रश्नों के हिंट दिया, वो आपको दे दिए हैं। अब आप बच्चे जो सोच समझ कर अपने शब्दों में प्रयास करना आपने कि अपने शब्दों में ही इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, समझ कर लिखना है, सोच कर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो हमारा ये आज की कविता खत्म होती है। आप सबका समय शुभ हो। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मां सरस्वती।